हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ हम लोग अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। इस पूरे प्लेटफॉर्म पे खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरा ये मकसद होता है कि आपके सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा दिया जाए, इवन उसके बेसिक कंसेप्ट से लेके और उसके जो प्रीमियर एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा देने का मेरा मकसद होता है। और दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि आपका एक अच्छा खासा 3-4 हज़ार क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बन जाए, ठीक है, जिससे आप कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं इस नीट लेवल का, तो उसमें आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना हो। हर बार जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं हर चैप्टर में कुछ एक सैम्पल पार्ट्स कराता हूँ, फिर इसके बाद पीवाई क्यूज कराता हूँ और उसके बाद में एम्स के पीवाई क्यूज कराता हूँ। इस वे में हम लोग हर चैप्टर से कम 100 से 150 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं और 100 से 150 क्वेश्चन में हमारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो आज सुबह मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म किया है और अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो पार्ट 1 में हर चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं वो लोग जानते होंगे, हर पार्ट 1 में मैं कोशिश करता हूं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो एकदम बेसिक चीजें, बेसिक एकदम मतलब जहां से वो चैप्टर शुरू हो रहा है उन चीजों को आप लोग का एकदम क्लियर कर दिया जाए। फिर दूसरे में हम थोड़े और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तीसरे चौथे में थोड़ा और बढ़ाते हैं या फिर हम सीधा पीवाईक्यू से स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से जल्दी जल्दी हमारे चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाता है और जो कंसेप्ट हमारे मिस हुए हैं वो भी रिवाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ हर एक सीरीज में, जैसे ये पार्ट 1 है, अब इसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 25 से 30 क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करिए, तो आप जैसे ही ये सीरीज ओवर होती है, अभी जैसे 9 बजे ये लेक्चर ओवर हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम लिंक लीजिए और ये पीडीएफ उठा के तुरंत सॉल्व कर लीजिए। तो जितनी चीजें आज पढ़ाई गई वो आपकी कभी भूलेंगी नहीं आपको। तो इस वे में एक अच्छा आप अपने दिमाग में रिस्टोर करते जाते हैं चीजों को। और ये सीरीज आपके जो 2020 नीट एस्पिरेंट्स हैं, 21 नीट एस्पिरेंट्स हैं और 22 वाले हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो हर आदमी इस सीरीज को फॉलो कर सकता है और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है सभी के लिए। तो जो लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ आते हैं वो रेगुलर आ ही रहे हैं, जो लोग नए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको रेगुलर देखिए और अगर पसंद आता है तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। अब तो चैप्टर हमारे कौन कौन से हो चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुका है। सो आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट्स क्रैक इट और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर सीरीज शुरू करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं पहले कर लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कि जैसा कि भाई आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो कौन पढ़ा रहा है आपको। तो मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ केमिकल साइंसेज में मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 भी रह चुकी है और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, और इस समय आप इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि है अनअकैडमी। और यहाँ पर आपको मिलते हैं इंडिया के सबसे अच्छे एजुकेटर्स, एक क्वालिटी मटेरियल के साथ, एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ, ठीक है। सो आप गलत जगह नहीं है, बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपकी तैयारी और भी बेटर वे में होती है। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आपको प्रिपरेशन बेटर चल रही है या नहीं चल रही है उसके लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस का भी यहाँ पर है। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उसके लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू जा सकते हैं। आपको किसी के आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा बैकअप क्लास ले लीजिए, मुझे पढ़ा दीजिए। आप सीधा रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। और ये सारा कुछ आपको मिलता है, आप जो नॉर्मल कोचिंग्स की फीस देखिएगा उससे बहुत कम दाम पे 2 साल की फीस आप देख सकते हैं कितनी कम है। सो प्लीज़ अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो 1 साल या 2 साल के लिए कम से कम जाइए, ताकि आपको थ्रू आउट नरिश किया जा सके इस चैनल के माध्यम से। और जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्लीज़ ये कोड SHUBH लगाना ना भूलिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस कोड को लगाने से 10% डिस्काउंट प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए तो मिल ही जाएगा, और आपकी जो फ्री वीडियोज़ आ रही हैं, मुझे और भी फ्री वीडियोज़ बनाने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़
आप इस कोड को लगा के प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। और अगर आपने ले लिया है तो इसको अपने लोगों के बीच शेयर कीजिए, आप जिन्हें जानते हैं वो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो इस कोड को यूज कर सकते हैं, ना कि केवल नीट यूजी के लिए। सो आई होप आप लोग मेरी हेल्प इस चीज में जरूर करेंगे और 1 या 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे। बाकी सब्सक्रिप्शन में कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपके पैसे जा रहे हैं लेकिन आप फुल ऑन प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। 6 महीने में क्या प्रिपरेशन होती है भाई। ओके, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें और अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस के साथ। एकदम बेसिक बेसिक चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब सिस्टम तो सब लोग पढ़े होंगे कि भाई किसी भी थर्मोडायनेमिक्स को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम सिस्टम बोलते हैं। कोई भी सिस्टम इज मेड अप ऑफ सिस्टम में अच्छा इतने लोग आ गए भाई। सर अगर आप डीपीपी सेंड करो तो बेस्ट होगा। मैं करता हूँ भाई, टेलीग्राम लिंक पे आता है आप लोगों का, ठीक है, डीपीपी आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे मैसेज लिख डाले भाई तुमने। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा। रंजीता थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग में देखो मैंने बताया है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर्स देख लो आप लोग। ओके, सो इसका आंसर भी दे दिया तुम लोगों ने तो मेरे ख्याल से सबको पता है मास और एनर्जी के बेसिस पे करते हैं। अगर मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है तो ओपन सिस्टम, और एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास नहीं हो सकता, क्लोज सिस्टम, और दोनों नहीं एक्सचेंज हो सकता तो आइसोलेटेड सिस्टम। बिल्कुल सही हो सब लोग। ओके, हाँ, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, और रंजीता जो नाइट्रेट वाला तुम पूछ रही हो वो तुम जाके देख लो, क्या बात कर रही हो। कितनी बार तो उसमें बताया है H3O प्लस का बॉन्ड एंगल तुम्हारा 107 के आसपास आएगा और नाइट्रेट का बॉन्ड एंगल 120 के आसपास आएगा। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कम से कम कुछ नहीं तो 4 बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। एक बार पूरी सीरीज देखो या पीडीएफ डाउनलोड करके देख लो, वहां पे भी मिल जाएगा। सेंड करते हो वो खुल नहीं रहा है, आप अपनी ईमेल आईडी से सेंड करिए सर। टेलीग्राम लिंक आप लोगों को मिल जाएगा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खुलता है ऋषिका, वो तो खुल जाता है, आप एक बार फिर से ट्राई करना ना, या अपने लैपटॉप से खोल के एक बार देखना, उसमें खुल जाएगा वो। Gaseous system is placed with pressure P1, volume V1 and temperature T1. It has undergone thermodynamic change when temperature is remaining constant. Temperature constant. Temperature constant का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, इसी में लगे हाथ। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या बोलते हैं, आइसोबारिक, ठीक है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। और अगर हीट कांस्टेंट रहती है मतलब Q इज 0 तो इसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। ओके, आई होप ऋषिका हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं, है ना। वो एक्चुअली पीपीटी है जो मैं भेजता हूँ, वो पीपीटी है, तो आपके में अगर पीपीटी है मोबाइल में तभी खुलेगा, ठीक है। सो एक बार आप लोग जिनके में नहीं खुल रहा है वो लोग अपने मोबाइल में एक बार पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी डाउनलोड करके देखें, है ना, फिर उसके बाद उससे ओपन करें तब ओपन होगा वो, ठीक है। आई होप तुम पीडीएफ से खोल रही होगी, तो पीडीएफ से खोलने में उसको दिक्कत होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मीनिंग बहुत छोटी सी चीज है लेकिन समझने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, पीपीटी से ही खुलेगा वो। ये जो एग्जैक्टली ये फाइल होती है मैं वो भेज देता हूँ, तो आप लोग देखो जिसका नहीं खुल रहा है वो पीपीटी से खोलने का। ओपन नहीं हो रहा है सर, ट्राई करो एक बार, है ना, वरना मैं लेक्चर ले लेता हूँ तो कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से लिंक भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। देखो नहीं पढ़ सकता आप गलत हो। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का सबको मीनिंग पता है एकदम बढ़िया से, अगर नहीं पता है तो मैं अभी समझा दूं एक बार, बोलो भाई। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का सबको मीनिंग आता है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। वो सब यार पोस्टपोन होगा, वो सब बातें बाद में कर लेंगे, अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना यार, ठीक है। सबको पता है तो अच्छी बात है। देखो एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है
और इस सिस्टम को मैं काट दूं मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो देख लो, यहां से समझ आ जाएगा कि सपोज करो मेरा कोई सिस्टम है और उसको मैंने कई पार्ट्स में कट कर दिया, तो अगर वो प्रॉपर्टी बदल जा रही है तो एक्सटेंसिव है, और अगर नहीं बदल रही है तो उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मान लो एक केक रखा हुआ है, ठीक है, इट्स अ केक। अब केक का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, 1 kg रहा होगा, लेट अस से 1 kg का केक है, ठीक है, और इस 1 kg के केक को मैंने 4 भाग में कट दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको 4 भाग में कट कर दिया तो एक पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 1/4 kg हो जाएगा। सो अगर मैं मास देखूं तो मास क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। इस सिस्टम को अगर मैं कट कर रहा हूं तो उसका मास क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो मास कैसी प्रॉपर्टी हो गई, मास हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर यही 1 kg का केक, इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था, और इसको मैंने कट कर दिया 4 पार्ट में, तो ये क्या जो छोटा पार्ट है इसका टेम्परेचर बढ़ या घट जाएगा, नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस अगर पूरे केक का टेम्परेचर था तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई, टेम्परेचर तुम्हारी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ओके, ट्राई किया था सर आप, ओके। सो जो प्रॉपर्टी किसी सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव होती है, और जो मास पे इंडिपेंडेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव कहते हैं। सो अब इंथैल्पी की अगर बात कर लो तो इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है। मोलर इंथैल्पी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मोलर इंथैल्पी इंटेंसिव होती है, मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव होती है। इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यार डालो नीट यूजी क्वेस्ट है, नीट यूजी क्वेस्ट, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीट यूजी क्वेस्ट डालो तुम। समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा सबका। अब देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। तो कह रहा है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 10 kg ऑफ हीट एंड डज 4 kg ऑफ वर्क, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो भैया ये था, इसको 10 किलो जूल एनर्जी दी गई और इससे 4 किलो जूल ले ली गई, तो नेट बचा कितना, इसके पास 6 किलो जूल बचा। तो कितना, सिस्टम 10 किलो जूल लिया तो बढ़ा और 4 किलो जूल दे दिया, तो पहले से क्या हुआ, 6 किलो जूल बढ़ा ही है ना, तो इंक्रीज बाई 6 किलो जूल, इंक्रीज बाई 6 किलो जूल, ठीक है। एक्सटेंसिव इंथैल्पी और एंट्रोपी है, हाँ इंथैल्पी और एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, मोलर इंथैल्पी और मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव होता है। किसी भी चीज के आगे स्पेसिफिक लग जाए, मोलर लग जाए, पर केजी लग जाए, पर मोल लग जाए, वो हमेशा इंटेंसिव होती है, ठीक है। इन अ रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड देन, तो देखो इनको लेके एक रिलेशन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है, जहां पर डेल्टा एनजीयू क्या होता है, चेंज इन द गैसियस मोल्स, ठीक है। चेंज इन द गैसियस मोल्स का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट, ओके। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, लिक्विड है सारे के सारे, तो जब सारे के सारे लिक्विड हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा फॉर लिक्विड रिएक्शन, फॉर लिक्विड फेज रिएक्शन डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू जीरो। सो ये क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा, या फिर कह लो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है सब लोग, यहाँ ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। ये देखो पार्ट 1 है थर्मोडायनेमिक्स का, तो वैसे भी यहाँ मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे हैं जो आपके कंसेप्ट को तुरंत एक बार ब्रश अप कर दे, ठीक है। देखो रिगार्डिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी सक्सेसफुली कैलकुलेटेड। तो भैया इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज का सम होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, है ना, हर तरीके की, जितनी भी तरीके की एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हर एनर्जी का सम होता है आपका टोटल इंटरनल एनर्जी। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी सक्सेसफुली कैलकुलेटेड। बिल्कुल नहीं, इंटरनल एनर्जी का चेंज आप निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू कैलकुलेट ये वाला चीज, ठीक है। आप एकदम अप्रोप्रिएट नहीं हो सकते कभी भी। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही। इट इज द सम ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। तो खाली वाइब्रेशनल और रोटेशनल का नहीं है भैया, वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है। तो ऑल द थर्मल एनर्जीज का ये सम होता है। तो यानी कि ये गलत हो गया, तो बोथ 1 3 तो गलत होगा ही होगा। तो कौन सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन? तो क्यू तो स्टेट फंक्शन होता नहीं है, वर्क स्टेट फंक्शन होता नहीं है, ऑल ऑफ दिस सवाल ही नहीं उठता। क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन होता है। सो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या चीज? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो होगा स्टेट फंक्शन, बाकी नहीं होगा। देखो अभी मैंने जो डेल्टा जी इज इक्वल टू वो सब बताया था। तो अभी क्या बताया था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो भैया यहाँ पर डेल्टा एन जी आर टी अगर देखा जाए तो PCl5 गैसियस मॉलिक्यूल है, PCl3 गैसियस है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है। सो फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? 2 - 1 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। सो डेल्टा यू प्लस आर टी लिखा जा रहा है, और आर टी कैसा है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू इस पे सम करना पड़ रहा है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि डेल्टा एच बड़ा है और डेल्टा यू छोटा है, तभी डेल्टा यू को डेल्टा एच के बराबर करने के लिए हमको इसमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सबको समझ आ गया कैसे आया? समझ आना चाहिए बिल्कुल, अब इतना इजी चीजें तो आनी चाहिए, ठीक है। आज की सीरीज में हमारा मैक्सिमम जो फोकस होगा वो फर्स्ट लॉ के रिवीजन पे होगा, और कुछ जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको एक बार रिवाइज कराने का मेरा मकसद है, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा और अच्छी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और कल ही शाम को हम लोग PYQs भी स्टार्ट कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स का। देखो, R इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड S इज हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सबको याद है ना? साइन कन्वेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम ये निगेटिव लिया जाता है। हीट के बारे में, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव लिखा जाएगा, हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सर इक्विलिब्रियम में आप केमिकल एंड आयनिक अलग अलग करवाएंगे ना? पूरा करवाएंगे। और एक चीज और, इक्विलिब्रियम में तुम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में मेन प्रॉब्लम है अगर, तो कल मैं स्पेशल क्लास में पूरी आयनिक रिवाइज कराने वाला हूँ। आयनिक में क्या आता है? तुम्हारा पूरा का पूरा पीएच आता है। पीएच मैं शुरू करूंगा आयनिक में, तुम्हारा कहाँ से शुरू करूंगा? मैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके तुम्हारा बफर तक पूरा पढ़ाने वाला हूँ स्पेशल क्लास में, तो उसको जाके एक बार देख लो, ठीक है। कल मैं कराऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस का पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में कल मैं शुरू करने वाला हूँ, सब लोग वहां जरूर आना।
ओके, जिसको भी आयनिक में प्रॉब्लम है, मैंने बहुत लोगों से सुन रहा था कि सर इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है, मैं सोचा कि आयनिक में स्पेशल क्लास में पढ़ा देता हूँ। और इट्स पॉसिबल कि हो सकता है एक आध हफ्ते बाद मैं ही आप लोगों का लेट्स क्रैक वाला जो चैनल है, नीट यूजी वाला जो चैनल है, वहाँ थ्योरी की क्लासेस मैं ही लेना शुरू करूंगा। सो वहाँ और भी बेटर वे में करने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। कब? कल है, कल आप जाके वो, अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो मुझे, तो वहां जाके देखो, जो स्पेशल क्लास है उसमें मैं कल से स्टार्ट करूंगा। कौन से चैनल में सर? स्पेशल क्लास फ्री है, स्पेशल क्लास पेड नहीं है, ठीक है। प्लस पे मैं नेम रिएक्शन में पूरा शुरू करने वाला, वो पेड है, ठीक है। तो जो लोग नहीं लियो वहां आ जाना जरूर से। टाइम कल रहेगा 4:30 लूंगा, ठीक है। 4:30 मैं टाइम रखूंगा हमेशा स्पेशल क्लास का, तो प्लीज सब लोग रहना। और मैं अभी ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा क्लास का डिटेल्स, है ना। तो पीएच जिसको जिसको सीखना वहां आ जाए, मैं एकदम नीचे से शुरू करूंगा और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स वहां कराऊंगा। 3-4 लेक्चर में मैं पूरा पीएच करा दूंगा, ठीक है। हाँ 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 ऋषिका अनअकैडमी पे। तो देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब ये प्लस आर था, और गिवन टू द सिस्टम मतलब माइनस एस था। तो जो टोटल चेंज आया वो क्या, आर माइनस एस, यही इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट का कंबशन किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और डेल्टा एच, देखो माइनस एक्स लिखने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डायमंड को जब किया गया तो X2 निकला। सो व्हाट इज द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। सो भाई ये आ गई थर्मोकेमिस्ट्री की बात, ये थर्मोकेमिस्ट्री की बात है। और इस इक्वेशन को, जहां पे रिएक्शन के साथ साथ हीट डेटा भी लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन, सबको पता होगा। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन को यू कैन जस्ट ट्रीट एज मैथमेटिकल इक्वेशन। भैया कक्षा 7-8 में तुम लोग वो पढ़े हो ना, समीकरण, इक्वेशंस, इक्वेशंस को घुमा दिया तो साइन बदल दिया, ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, करते थे ना। सो इन द सेम वे यू हैव टू ट्रीट दीज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ठीक है। सो आपके पास देखो 2 डेटा दिए हुए हैं, ध्यान से समझना। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उसको तो बहुत ईजी लगेगा ये। देखो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में ऑक्सीजन, मैंने गर्म ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और क्या था, -X1 था, ठीक है। और ये डायमंड है, डायमंड है, और इसको मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा दिया, तो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन अब की बार जो हीट डेटा था वो -X2 था, है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ यू आर आस्किंग फॉर, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट। ये वाली रिएक्शन का हीट डेटा क्या होगा, डायमंड। तो भाई आपको इन दोनों रिएक्शन से, रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 से ये वाला चीज लाना। तो ये कैसे आ पाएगा, 1 - 2 करने पे ही तो आएगा। 1 - 2 करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 - 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बैलेंस है पूरा। सो सी ग्रेफाइट माइनस, माइनस तो लिख नहीं सकते, तो यानी कि उसको उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डायमंड। तो ये कितना आ गया, -X1 + X2। सो आपका आंसर क्या हो गया, X2 - X1। X2 - X1 will be the answer, option 2 will be the correct one। ना वही प्रोजेक्टा, थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा ना। देखो कैसे आया है ना। डायमंड, डायमंड से ग्रेफाइट पूछता तब X1 - X2 होता। पूछ क्या रहा है, ग्रेफाइट से डायमंड पूछ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। जिसको नहीं समझ आया है वो एक बार वीडियो देख ले, समझ आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए दोबारा समझाना पड़े। इज एवरीवन क्लियर? बढ़ते हैं आगे। देखो फिर से वही चीज आ गई, फिर से वही चीज आ गई कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन को कैसे यूज करना है। एकदम मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम करा के इसमें एकदम बढ़िया कर लो अपने आप को, ठीक है। और कभी भी जब जानते हो प्रैक्टिस, एकदम ये नहीं होता है कि आज हम थ्योरी पढ़ के गए और गए एकदम बड़ी वाली प्रॉब्लम शुरू की है। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, है ना। मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों को कि जो जितनी खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम होगी ना, उसमें एकदम बेसिक फंडा लग रहा होता है। तो पहले आप अपने बेसिक फंडों को मजबूत किया कीजिए। इसीलिए मैं पार्ट 1 में हमेशा इजी प्रॉब्लम्स रखता हूं, ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए। भाई अगर मान लो कोई 2 साल पहले पढ़ा हुआ, उसको भी याद आ जाए सारी चीजें, और जो अभी पढ़ रहा है उसको भी, वो भी रिलेट कर पाए। सो आई होप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ये देखो, ए से डी बनाना है। सो ए से डी तुम्हारा कैसे बन पाएगा, बस सम कर दो, बस सम कर दो इनको, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 अगर हम लें और इनको बस सम कर दें तो क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए टू डी। और ये कैसे आया, ए टू डी कैसे आया, सम करने पर।
तो सम करने पर यानी x1 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस x3 इज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस x1 माइनस x3, x माइनस x1 माइनस x3। ठीक है, तो x माइनस x1 माइनस x3 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि कहाँ तुम चेंज कर रहे हो कहाँ नहीं चेंज कर रहे हो। ये बस अगर तुमने कक्षा 7-8 में इक्वेशन लगाना सीख लिया है ना, तो तुम ये बहुत आराम से कर लोगे। थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इजी, है ना। बस ध्यान रखना है, दिमाग खुला रखना है, दिमाग ठंडा रखना है, घबराना नहीं है। इक्वेशन देखनी है बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, नहीं बैलेंस है बैलेंस करो, कितने से मल्टीप्लाई किया ध्यान दो, एकदम आराम से इसका आंसर कभी भी गलत नहीं आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अब देखो वही रिएक्शन ना देके बस लैंग्वेज में दे दिया है। फिर से कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ येलो फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस है, इसका कंबशन कराया गया तो मान लो कुछ प्रोडक्ट बना, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा, ओके, P2O5 वगैरह बनेगा। और जब हम रेड फॉस्फोरस को करेंगे तब भी हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो कह रहा है इसका हीट डेटा है -9.91 किलो जूल और इसका हीट डेटा है -8.78 किलो जूल। तो कह रहा है हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ येलो टू रेड क्या होगा। भैया येलो टू रेड कैसे आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो येलो टू रेड आ जाएगा। माइनस करो जरा, तो कितना आ रहा है, 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 7 गया 1 और ये -1.13, -1.13 किलो जूल विल बी द आंसर। और -1.13 किलो जूल का मतलब क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, ये जल्दी से बता दो मुझे, तुम लोग जल्दी बता दो ये वाला, इसका क्या आंसर होना चाहिए। इन द रिएक्शन HCl प्लस NaOH NaCl और ये हो रहा है और H2SO4 में ये हो रहा है, इसका y किलो जूल है। तो x और y में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई, हाँ इसमें लेट नहीं होना चाहिए। कोई आंसर ही नहीं कर रहा यार, हैं कितने गधे हो तुम लोग। 3 3 3 3 अच्छा देखो सुनो, हाँ किसी ने 3 आंसर दिया है, वो देख लेते हैं। देखो जब भी एसिड बेस रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन में खाली एक चीज होती है, H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन होता है, इतना जान लो। एसिड बेस रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन में ये चीज हो रही होती है, तो इसको ध्यान दो। तो यहाँ एक बन रहा है, तो एक के करस्पॉन्डिंग अगर x है तो दो का करस्पॉन्डिंग कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। सो y इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू y/2। सो 3 जिसने भी बोला है वो करेक्ट बोला है, बिल्कुल सही। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। x इज इक्वल टू 2y नहीं है, ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, x इज इक्वल टू 2y का मतलब हुआ x बड़ा है ना, y छोटा है, जबकि y ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना, क्योंकि यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। सो इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लीज आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए इसको। बढ़ते हैं आगे, ये वाले क्वेश्चन देखो, सब लोग क्लियर हो तब मैं अगले क्वेश्चन को बताना शुरू करूं। बताओ, इज एवरीवन क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। सभी लोग क्लियर हो भैया। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा HF C2H4, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12.5 किलो कैलोरी दिया हुआ है। हीट ऑफ एटमाइजेशन कार्बन का दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की दी हुई है और बॉन्ड एनर्जी CH की दी हुई है। बोल रहा है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। ठीक है, सो ध्यान से दो, तुम लोग ये तो जानते हो ना कि डेल्टा H ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट समेशन, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है, अगर हम इंथैल्पी के टर्म में बात कर रहे होते हैं। अगर हम किसके टर्म में बात कर रहे थे, इंथैल्पी के टर्म में, तब ये होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी,
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन पूरी प्रॉपर लिखनी पड़ती है। अब प्रॉपर रिएक्शन है क्या? हाँ, प्रॉपर रिएक्शन है क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर आप C2H4 का लिखते हो तो C2H4 का एक मॉलिक्यूल नेटिव स्टेट से बनाने के लिए ये ग्रेफाइट होगा और 2H2, ये रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये C डबल बॉन्ड C, इसमें ये टोटल बॉन्ड्स हैं, इसमें HH बॉन्ड है तो 2 HH बॉन्ड हो जाएंगे और ये C सॉलिड है ना, तो इसको एटमाइज करना पड़ेगा। सो भाई आपका जो टोटल हीट ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू एटमाइजेशन ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, क्योंकि यहां 4 CH बॉन्ड है, और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमको दे रखा है कितना, 12.5 किलो कैलोरी है ना, और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना दिया हुआ है 171, तो 2 इंटू 171। बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की दे रखी है 104, तो 2 इंटू 104.3, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन भी दिया हुआ है 4 इंटू कितना हो जाएगा 99.3, और इसको x मान लेते हैं तो x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12.5 किलो कैलोरी, ये हो जाएगा 171, 171 17 34 342, ये हो जाएगा 208.6, और ये हो जाएगा 4 3 12 2 377.2 माइनस एक्स। सो x इज इक्वल टू अपना कितना आ गया 342 प्लस 208.6 माइनस 377.2 माइनस 12.5 किलो कैलोरी आएगा। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आंसर आता है। कैलकुलेट करने में कितना आंसर आ रहा है, 342 प्लस 208.6 माइनस 377.2 माइनस 12.5। सो एक सेकेंड, इस पर कुछ गलती हुई है मुझसे, शायद ये 12 के 2 मतलब 397 होगा ये। ठीक है, सो ये करीब करीब आ रहा है 140.397 होगा ये, 140.9 किलो कैलोरी के आसपास आ रहा है। सो इस पूरे डेटा से आप देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बॉन्ड एनर्जी के डेटा के बेसिस पे जो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी करीब करीब कितना 140.9 किलो कैलोरी। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जो समझ आया है तो बस ये चीज ध्यान रखना कि जब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो इंथैल्पी के टर्म में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये चीज इसको दिमाग में रख लेना, एकदम कंसेप्ट है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है ना। सो डेल्टा H और डेल्टा E में डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा NGRT। सो भाई डेल्टा NG निकाल लो, काम हो जाएगा। यहाँ पर कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल गैसियस प्रोडक्ट्स 12 हैं, और इधर गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं 15 हैं, सो -3। सो ये हो जाएगा -3। R की वैल्यू जूल उल में बात हो रही है तो 8.314, T 25 डिग्री सेल्सियस है 298 जूल हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा अपना करीब करीब कितना, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 इंटू 8.314 इंटू 298, सो ये आ रहा है तुम्हारा 7432 जूल।
तो क्या हो जाएगा 7.432 किलो जूल, और साइन आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा अपना, ये करेक्ट है ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर LiOH and HCl at 25 degree Celsius is 34.68 kilojoule. The heat of ionization, तो देखो for strong acid and base आयोनाइजेशन एनर्जी 0 होती है, ठीक है, वीक एसिड्स की होती है, तो ये वीक है और ये है, तो अगर इसका होना चाहिए था कितना 57.1 किलो जूल होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आ कितना रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 57.1 और जो भी एनर्जी आ रही हो तो 34.868 कर दो, सो ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 22.2 किलो जूल के आसपास, सो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ। सबको समझ आया ये कैसे हुआ है? देखो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है वन इक्विवेलेंट का, तो वन इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग भाई 57.3 या 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए अगर एक H प्लस और एक OH माइनस बन रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो वो तब होगा जब H प्लस OH माइनस ऑलरेडी अवेलेबल हो। अब मान लो कोई वीक एसिड है, तो वीक एसिड का एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन तो कम होता है, तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो यानी कि उसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी यूज होगी ना, जो 57.3 होनी चाहिए थी, तो जितनी यूज होगी 57 से उतना ही कम होता जाएगा और वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देखते हैं कितनी रिलीज हुई है, ये होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है जब एक मोल HCl और एक मोल NaOH का रिएक्शन कराया जाता है। सो कैलोरीमेट्री में इट इज फाउंड दैट एनर्जी रिलीज इज 57.1 या 57.3 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। सो एक इक्विवेलेंट के लिए हमेशा 57.1 माना जाता है स्ट्रॉन्ग के केस में, वीक होगा तो और कम होता जाएगा, जितना वीक एसिड होगा उतना ही कम होता जाएगा, और वीक एसिड या वीक बेस का क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए जो अभी एनर्जी रिलीज हुई है 57.1 में से घटा दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा आएगी, जैसे पूछ लिया जाता है कि भैया हमारे पास ये एसिड थे तो इनका ये न्यूट्रलाइजेशन आया हुआ है, तो बताओ कौन वीक है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा आएगा, समझ रहे हो, जितनी कम एनर्जी आएगी उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही वीक एसिड होगा, ठीक है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्पेशल क्लास में आना पढ़ाऊंगा। देखो Ha प्लस OH माइनस क्या कर रहा है, H2O और ये Q1 जूल दे रहा है, H प्लस OH माइनस क्या कर रहा है, Q2 जूल दे रहा है, तो द इंथैल्पी ऑफ Ha क्या है, तो भैया H प्लस H2O Q2 होना चाहिए था लेकिन Q1 है, तो क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, यही बात तो अभी हम किए। सो Q2 माइनस Q1 थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होना ये चाहिए लेकिन इसको तोड़ने में इसकी कुछ एनर्जी चली जा रही है, तो Q1 ही आ रहा है, तो कितनी चली जा रही है, Q2 होना चाहिए था, Q1 ही आ रहा है, तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो यूज हो गया क्या करने में, HA को तोड़ने में चला गया, ओके। तो Q2 माइनस Q1 होता है, यही चीज पिछले क्वेश्चन में हमने अभी की है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। अभी देखो मैंने तुम लोगों को आयनाइजेशन वो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में पढ़ाया था, नल्लो अब ये प्रॉब्लम आ गई, कह रहा है यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन, कैलकुलेट हीट ऑफ ये क्या बोलते हैं, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन। सो हीट ऑफ आइसोप्रीन का ये इक्वेशन सही दिया हुआ है, इक्वेशन लिख लिया, तो भैया हीट क्या निकल जाएगी, डेल्टा HR इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी में हमने क्या बोला है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं ना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहां हमारे पास रिएक्टेंट क्या क्या है, 5 कार्बन है सॉलिड, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कार्बन का 5 से गुणा कर दो, 4 जो है हाइड्रोजन है तो HH बॉन्ड डेटा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस यहां पर आप देखिए तो आपको एक एक बॉन्ड क्लियर होना चाहिए, ये 2 CH बॉन्ड होंगे यहां पर, एक C डबल बॉन्ड C है, एक C सिंगल बॉन्ड C है, 2 C सिंगल बॉन्ड C हो गया, ये दूसरा C डबल बॉन्ड C आ गया, एक CH यहां पर भी है, 3 CH यहां पर है और 2 CH यहां पर है, तो टोटल CH कितने हो गए, 2 3 2 5 1 6 2 8, 8 बॉन्ड एनर्जी CH की होगी केवल, ठीक है। CH का मैंने काम खत्म कर दिया,
सी डबल बॉन्ड सी कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। सो -2 बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं, 1 और 2। सो 2 क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। सो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमको पूरी रिएक्शन लिखनी होती है, और रिएक्शन में अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रांच्ड है या उसमें एक चेन चल रही है तो आपकी चेन की हर एक बॉन्ड का पता होना चाहिए, तब ये वाले प्रॉब्लम्स आप कर पाओगे। समझ आई बात? तो अब आओ बस वैल्यू पुट करना। मैं बोला था ना कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर सिंपली मैथ्स वाली जो इक्वेशन की प्रॉब्लम होती है वैसे। अब एटमाइजेशन सी एस से सी एस कितना दिया हुआ है, 171 दिया हुआ है, तो 5 × 171 कर लिया। हाइड्रोजन का एच डेटा कितना दिया हुआ है, 104 दिया हुआ है, तो 4 × 104 कर लिया। -8 CH का बॉन्ड डेटा कितना दिया हुआ है, 98.8 दिया हुआ है। सी डबल बॉन्ड सी का डेटा कितना दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी का डेटा कितना दिया हुआ है, 147 कर दिया। और सी सिंगल बॉन्ड सी का डेटा कितना दिया हुआ है, 83 दिया हुआ है। इतना कैलकुलेट कर लो, इतने किलो कैलोरी आएगा। तो आओ कैलकुलेट करके देखते हैं। 855 416 8 8 64 के 4 8 लगा 6 790.4 माइनस कितना किलो कैलोरी आएगा, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। कितना आ रहा है, 855 प्लस 416 माइनस 790.4 माइनस 294 माइनस 166। सो ये आ रहा है 20.6 किलो कैलोरी आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21 किलो कैलोरी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 21 किलो कैलोरी विल बी द आंसर। और 21 किलो कैलोरी का मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बस आपको याद रखना था कि यहाँ हमको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, हर एक बॉन्ड को तोड़ तोड़ के देखना है, और गुणा गणित का ध्यान रखना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह अगर यहाँ गलत कर दिए तो पूरा गुड़ गोबर करके चले आओगे। ठीक है, तो प्लीज बी अटेंटिव, ध्यान से देखिए। हाँ, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब तो समझ आ ही गया होगा सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रही है कि इन अ फ्लास्क कलरलेस N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ब्राउन कलर्ड NO2। सो क्या कह रहा है, N2O4 है और इक्विलिब्रियम है किसके साथ, NO2 के साथ। ये क्या है, कलरलेस है, और ये क्या है, ब्राउन है। ओके, एट ये जरा सी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हो गई है ना। एट इक्विलिब्रियम व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस द ब्राउन कलर डीपेंस एंड ऑन कूलिंग इट बिकम्स लेस कलर्ड। ठीक है, सो द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज। सो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो क्या कह रहा है कि ब्राउन कलर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जा रही है। और जब टेम्परेचर कम किया जा रहा है तो कलर कम होता जा रहा है, यानी कि बैकवर्ड जा रही है। टेम्परेचर कम करने पे कहां जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, इसका मतलब हुआ कि दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो आंसर अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो जिसको नहीं समझ आया हम बता दें, N2O4 और NO2 है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। ये NO2O4 कलरलेस होता है और ये ब्राउन होता है। तो कह रहा है जब गर्म कर रहे हैं ना तो ब्राउन कलर बढ़ता जा रहा है, ब्राउन कलर बढ़ता जा रहा है, मतलब N2O4 जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NO2 में, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है, जब वो एंडोथर्मिक होती है। इट मींस क्या हुआ कि N2O4 का NO2 में कन्वर्जन क्या था, एंडोथर्मिक था। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप डेल्टा H क्या लिखते हो, पॉजिटिव लिखते हो। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
For which of the following reactions will there be delta S positive? So delta S क्या होता है? Change in entropy, है ना? रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रैंडमनेस डिक्रीज होगी, ऑर्डरनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस क्या होगा? निगेटिव होगा। अब गैस और लिक्विड में एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है? गैस की ज्यादा होती है। तो देखो जब हम यहाँ गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो यानी कि एंट्रोपी घट रही है तो डेल्टा एस यहाँ निगेटिव होगा। हम यहाँ गैस से, ये दो गैस मॉलिक्यूल है, इधर भी दो गैस मॉलिक्यूल है, तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ देखो ये सॉलिड है, यहाँ ये एक गैस है, सो रैंडमनेस बढ़ी है तो यहाँ डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ चार गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ दो गैस मॉलिक्यूल हैं, रैंडमनेस घटी है यानी कि डेल्टा एस क्या होगा? निगेटिव होगा। हमसे पूछा क्या है? डेल्टा एस पॉजिटिव, सो डेल्टा एस पॉजिटिव विल बी फॉर ऑप्शन नंबर 3। सबको आता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 0.075 कैलोरीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं सीवी। सीपी सीवी पढ़े होगे भैया तुम लोग। 0.075 कैलोरी है और इट्स कांस्टेंट फाउंड टू बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ, ठीक है। तो कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट्स फॉर्मूला वेट इज 40, मोलिकुलर वेट 40 कह रहा है। सो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस विल बी, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस विल बी। तो भाई ये हो गया कैलोरी में है, कैलोरी में है। तो एक मेयर फॉर्मूला होता है, मेयर फॉर्मूला, इसमें होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। सो Cp माइनस Cv आप कर दीजिए, 0.075 कैलोरी में है, R की वैल्यू कैलोरी में हो जाएगी लगभग लगभग 2। तो जब हम इसको Cp बराबर करेंगे तो Cp बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2 प्लस 0.075 यानी कि 2.075 आ जाएगा। और Cp बाई Cv कर लीजिए, Cp बाई Cv करने पर ये कितना आ जाएगा? The specific heat of a gas, what is the formula weight? formula weight मतलब वही मोलिकुलर वेट की बात कर रहा है यार ये। The atomicity of the gas would be, एक सेकंड, इसमें कुछ डेटा मुझे मिसिंग लग रहा है, मैं अभी इसको और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ फिर करता हूँ ना, ठीक है। तब तक और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग, और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखो ये वाली प्रॉब्लम देखते पहले। कह रहा है कि अ सिलेंडर कंटेन्स आइदर इथाइलिन और प्रोपाइलिन। 12 ml of the gas required 54 ml of oxygen for complete combustion. The gas is, ठीक है। सो अगर हम इथाइलिन लेते हैं, इथाइलिन का मतलब हो गया C2H4 और प्रोपाइलिन का मतलब हो गया C3H6, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो C2H4 का अगर हम कंबशन करते हैं तो क्या बनता है? C2H4 का कंबशन करते हैं तो बनता है 2CO2 प्लस 2H2 और ये हो जाता है 4 2 6 3, 3 टाइम्स ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर ये 12 ml है तो हमको 36 ही चाहिए थी ये, ठीक है, अगर ये टोटल 12 ml होता। और प्रोपाइलिन में क्या चाहिए होता है? प्रोपाइलिन में क्या चाहिए होता है? C3H6 है प्लस O2 3CO2 प्लस 3H2, तो 3 और 6 3 9 9/2 मतलब 4.5, तो 12 चौक 48 6। तो अगर ये 12 ml है, अगर आपकी प्रोपाइलिन 12 ml है, तो प्रोपाइलिन अगर 12 ml है तो ये चाहिए होगा 12 इंटू 4.5 और 12 इंटू 4.5 आता है 54। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोपाइलिन ही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो यार, ये तो सब लोग करके मुझे जल्दी से बता दो डेल्टा एस क्या आएगा, है ना। समेशन ऑफ डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्टेंट करना है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आंसर बताइए आप लोग इसका, जल्दी से आंसर बताइए।
जल्दी आंसर बताइए भाई। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना था यार, केवल रिएक्शन दी हुई है। C2H6 का 225 हो जाएगा, माइनस C2H4 का कितना है, 220 है ही, और माइनस 130। तो कितना आ रहा है ये, है -5 है, तो -125 जूल आ रहा है यार। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हो यार, बताओ, इतना आसान सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फॉर द मेल्टिंग ऑफ NaCl हीट रिक्वायर्ड इज 7.26 किलो कैलोरी पर मोल एंड डेल्टा एस इंक्रीजेस बाई 6.73 किलो कैलोरी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्ट इज, सो एट मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग के टाइम पे लिक्विड और गैस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम होता है। और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, है ना भैया। सो हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। बॉइलिंग के पॉइंट टाइम पे ये डेल्टा जी 0 होगा। डेल्टा एच कह रहा है 7.26 किलो कैलोरी है। इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और तुम्हारा डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, 6.73 कैलोरी दिया हुआ है ना। तो आपका टीबी क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, 7260 डिवाइडेड बाई 6.73 केल्विन। ठीक है, जरा इसको कैलकुलेट करो, कितना आया जल्दी से, कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट, कितना आ रहा है, 7260 डिवाइडेड बाई 6.73, ये आ रहा है 1078, 1078 केल्विन। तो केल्विन में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो हम अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 273 से, तो अप्रोक्सीमेटली 805 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा -273 करने पर। ओके, सो हमारा नियरेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा ये, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। सब लोग क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन 1 सबको समझ आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर रिपीट प्लीज। देखो बेटा, ये देखो मेल्टिंग कह रहा था ना प्राजक्ता, आप ये देखना एक बार कि यहाँ बोल रहा था कि मेल्टिंग हो रही है, और मेल्टिंग के टाइम पे NaCl को इतनी हीट चाहिए होती है। तो जब मेल्टिंग होती है तो लिक्विड और गैस क्या आते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है ना, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो जब ये 0 रख दोगे, और ये डेल्टा एस तुमको दिया हुआ है कि 7.26 किलो कैलोरी पर मोल है, तो किलो कैलोरी को कैलोरी में बदल दिए। और उस टाइम पे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और डेल्टा एस दिया हुआ है 6.73 इंक्रीज, मतलब कि पॉजिटिव ही होगा। तो इसको रख के हमने सॉल्व कर दिया, केल्विन में 1078 आया, ऑप्शन कोई था नहीं, तो हमने इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तो 805 आया। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो कह रहा है कि अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर विच डेल्टा एच इज पॉजिटिव and delta S is also positive is found to be non-spontaneous. The reaction may proceed spontaneously. तो delta G is equal to delta H minus T delta S. ठीक है, T delta S. So अब ये delta G अगर नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी अगर 0 होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, और डेल्टा जी अगर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस आता है प्रोसेस, है ना। सो आपको नॉन स्पॉन्टेनियस कराना है रिएक्शन में। प्रो अभी नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस कब हो जाएगा, तो भैया जब डेल्टा एस जो है तुम्हारा, डेल्टा जी जो है नेगेटिव होने लगे तो अपना काम हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अभी व्हेन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस,
जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, सो इसका मतलब डेल्टा एच बहुत हायर है इसके टोटल मैग्नीट्यूड से। सो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे निगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है और टेम्परेचर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो बढ़ाते रहोगे तो निगेटिव वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो एक टाइम आएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू को मैग्नीट्यूड को सरपास कर जाएगा, और जब ये इस पॉजिटिव वैल्यू को मैग्नीट्यूड को सरपास कर जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव होने लगेगी। सो जब ये निगेटिव होने लगेगी, ना 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 प्राजक्ता, गलत, ये टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तब निगेटिव होगा। सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द रिएक्शन में बी, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। कितने लोगों को नहीं समझ आया, एक बार फिर से पूछ लो। सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ये फेवरेबल वैल्यू बढ़ेगी, और जब तक ये फेवरेबल वैल्यू बढ़ेगी नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा एस तो फिक्स है जो कि पॉजिटिव है, अनफेवरेबल है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर। ओके, और अगला है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इफ, तो भैया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच पॉजिटिव कर दो, टी तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, और डेल्टा एस अगर निगेटिव कर दो, तुम खुद ही देखो, डेल्टा एच अगर हम पॉजिटिव करते हैं और डेल्टा एस निगेटिव करते हैं तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एस अगर निगेटिव रहा, तुम टेम्परेचर चाहे जितना कर दो सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, सो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ये अगर निगेटिव है तो रिएक्शन कभी भी जो है स्पॉन्टेनियस हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमेशा हर कंडीशन पे फॉर ऑल टेम्परेचर दिस विल बी कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। सो व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज निगेटिव, द रिएक्शन इज नेवर गोइंग टू हैपन, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इसी में तुम मुझे बता दो कि किस चीज के लिए हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, कब हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा ऑप्शन? अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस फॉर विच कंडीशन, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता अगर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस पूछा जाता तो? जल्दी बताओ कमेंट में। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब होगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव आ रही हो। थर्ड तो भाई तब होगा जब हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो ना, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए थर्ड होगा। वन गलत है, वन गलत है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डेल्टा एच अगर निगेटिव कर दो फेवरेबल, और डेल्टा एस पॉजिटिव कर दो तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता ही है, ओवरऑल निगेटिव फेवरेबल आएगा। सो व्हेन डेल्टा एच इज निगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज फेवरेबल। ठीक है, सो आज का थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा था, एक क्वेश्चन बचा था, वो करवा देता हूँ, रुको, कहाँ गया ये वाला? ठीक है, क्या था यार? द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस फाउंड टू बी, ओके 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 ओके, आई गॉट इट। देखो भाई, यहाँ हम एक गलती कर रहे थे, ये जो सीवी दिया हुआ है, ये सीवी तो एक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, ठीक है। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो 0.075 इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई एम आता है नॉर्मल के लिए। ठीक है, तो Cp अपना आ जाएगा Cp माइनस 0.075, R की वैल्यू होती है 2 और m यहाँ 40 दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमारा Cp कितना आ जाएगा? Cp आ जाएगा 2/40, 2/40 मतलब 1/20, 1/20 मतलब कितना आ गया यार ये? 200 कर दो तो 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 2 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 0.075 आया, तो ये आ गया 0.05, 0.05 प्लस 0.075, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.125, है ना। Cp आ गया, तो गामा क्या होता है? Cp अपॉन Cv होता है, तो 0.125 डिवाइडेड बाई 0.75, ये आ जाएगा 5/3, 5/3 1.67, मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो ये वाले में मोनो एटॉमिक का मतलब
एटॉमिसिटी विल बी 1, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन 1 करेक्ट होगा आपका। ओके, समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? ठीक है, ये क्लियर हो सब लोग? सो ए वन मोनो एटॉमिक होगी ये। सो ये थी हमारी थर्मोडायनेमिक्स की सबसे बेसिक सीरीज, ठीक है। कल हम लोग 3 बजे मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 के साथ, उसमें थोड़ी सी और अच्छी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। तो कल का मैं बता देता हूँ, टुमारो 3 PM ऑनवर्ड्स हमारा थर्मो पार्ट 2 चलेगा। 4:30 स्पेशल क्लास होगी पीएच कैलकुलेशन को लेके, और ये पीएच कैलकुलेशन का पार्ट 1 होगा। पीएच कैलकुलेशन में बहुत डिटेल में ले जाने वाला हूं। और 8 PM थर्मो PYQ पार्ट 1 करवाऊंगा, ठीक है। सो सभी लोग ये कल का टाइम टेबल नोट कर लें, और अभी मैं टेलीग्राम पे ये डाल देता हूँ पीपीटी, ये पीपीटी डाल देता हूँ, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसका पीडीएफ में नहीं खुल रहा है वो लोग प्लीज पीपीटी वाला डाउनलोड करके तब देखें, तो वो हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक फॉर्म आपको नीचे दिया हुआ है, तो फीडबैक फॉर्म आप लोग जरूर भर दीजिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर कीजिए। सैंपल नहीं करवाएंगे सर आप, और सैंपल नहीं करवाएंगे सिर्फ ही इसी में। कल मैं काफ़ी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और जो मैं देख रहा था उसकी जो मैंने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम देखी, तो सैंपल में जो क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन थे लगभग एक जैसे थे, इसलिए मैंने सोचा कि बार बार उसको, जैसे कई बार क्वेश्चन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए थर्मो में उतना ज्यादा कुछ था नहीं, तो चार 5 सीरीज में ही हो जा रहा है। इक्विलिब्रियम में ढेर सारा करवाना पड़ेगा। ओके सर, कंसंट्रेशन टर्म एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, कंसंट्रेशन टर्म पीवाईक्यू में ही तुम्हें सारा मिल जाएगा, टेंशन नहीं ले रही हो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, और सीधे कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एक पार्ट अभी किए हैं देखो, और फिर कल भी हम लोग करेंगे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन करेंगे, तो 100-150 के क्वेश्चन के आसपास आ जाएंगे आपके पास, टेंशन मत लो। कंसंट्रेशन टर्म बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आप मान लो शरबत बनाए हो, शरबत में कुछ कंसंट्रेशन है, उसमें से एक ग्लास निकालो, उसकी भी कंसंट्रेशन वही रहेगी, और पूरी बाल्टी अगर बनाए हुए तो बाल्टी की भी कंसंट्रेशन वही रहेगी। सो बेसिकली वो कैसा टर्म हो गया आपका, इंटेंसिव टर्म हो गया। ओके, सो कल की इन क्लासेस को आप लोग मिस मत कीजिएगा, और इन वीडियोस को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और अगर आपने नहीं लिया है अभी तक सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज़ ये SHUBH कोड को लगाना ना भूलिए, और शेयर भी करिए इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया हुआ है, जो कि 5 करोड़ का है, ठीक है। 5 करोड़ के स्कॉलरशिप प्राइस है इसका। सो आप लोग इसको बढ़िया से अटेम्प्ट कीजिए, इसका जितना बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं उसको तैयारी कीजिए, और उसके लिए अपने आप को आप लोग जाके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी। तो इसमें जो भी आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उसको, एक तो पहली बात तो प्राइज मिलेगा खूब बढ़िया, और प्राइज वो भी किससे मिलेगा, अब पता नहीं तुम लोग राहुल द्रविड़ को लेके उतना फैसिनेटेड हो कि नहीं। हम लोग के टाइम पे तो भाई राहुल द्रविड़ के फैन हुआ करते थे हम लोग ना, ही वॉज द बॉल। हाँ, तो आप लोगों को इनके थ्रू फैसिलिटेट होने का मौका मिलेगा, है ना। सो आप लोग जाके जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्रोडीजी में अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, ताकि आप लोगों को पैसे भी मिल सके, मतलब प्राइज मनी भी मिल सके, और एक अच्छे आदमी से फैसिलिटेट होने का मौका मिल सके। मे भी ढेर सारे क्वेश्चन करवाइएगा, वो भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो बहुत जल्द। हाँ हाँ, मैं सारा कुछ करवाऊंगा ऋषिका, आप टेंशन ना लो, ठीक है। मैंने सब कुछ अभी तक जितना कराया बढ़िया से कराया है ना, तो आगे भी बढ़िया से ही होता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि हो सकता है कि जो लेट्स क्रैक नीट यूजी वाला यूट्यूब चैनल है उस पर भी मेरी थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। हो सकता है आप लोगों की दुआ रही तो वहां भी शुरू हो जाएगा, तो वहां मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगा, और स्पेशल क्लासेस में भी चलेंगे। ओके, तो सभी लोग प्लीज इस कोड को शेयर करना ना भूलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक और शेयर कीजिए, और इस कोड को लगाना ना भूलिए। टुमारो 3 PM थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2, 8 PM थर्मोडायनेमिक्स PYQ पार्ट 1, 4:30 PM स्पेशल क्लास, और जल्द ही जल्द 2 से 4 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ प्लस पे। प्लस पे क्या चीज, आपकी नेम रिएक्शंस ना, टोटल रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू नेम रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू नेम रिएक्शन शुरू करूंगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, इसको भी आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाके जरूर से जरूर लीजिए, ठीक है।
अरे बिल्कुल, पॉपुलर हो ना हो वो सब तो ठीक है, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ बस अच्छे से, ठीक है। हमको पॉपुलर होने से नहीं मतलब है। 10 लोग पढ़ रहे हो मुझसे, 10 लोग अच्छे से सेलेक्ट हो जाओ, दैट्स वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो बस पॉपुलर करना है तो यार कोड वोड शेयर कर दो, बाकी तो देख लेंगे हम, है ना। तो प्लीज आप लोग ये जितनी भी क्लासेस मैं बताया हूँ उनको जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए एक बार, और जाके टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और जितना बताया गया उसको एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी से रिवाइज कर लो, वरना फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो कल बिजी शेड्यूल होने वाला है, 3 घंटे आपको केमिस्ट्री को देने हैं, समझ रहे हो ना। तो एकदम बढ़िया से आज खाना पीना खा के सो जाओ, कल 3 घंटे पढ़ेंगे लगातार, परसों भी 3 घंटे लगातार, ओके। सो देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए आप लोग जाइए, पढ़िए लिखिए, खाना पीना खाइए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। हाँ, ऑर्गेनिक मैं शुरू करूंगा, ऑर्गेनिक वो प्लस सब्सक्रिप्शन पे नेम रिएक्शंस के थ्रू, मतलब अलग ही मजा आएगा, बोर नहीं होगे कि अभी तक तो वो चैप्टर वाइज हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, हेलो एरीन पढ़ रहे थे, अब की नेम रिएक्शन से शुरू करूंगा, मजा आ जाएगा, काम की चीज पढ़ेंगे खाली। ओके, तो कल मिलते हैं, और वो मैं प्लस पे जल्दी ही शुरू करूंगा, देखता हूँ उसका एक बार पीपीटी वगैरह बना लूँ तब स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए तब मिलते हैं कल।